नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएस क्लासेज में। दोस्तों, ये प्लांट ब्रीडिंग या इसको प्लांट फिजियोलॉजी कह लो, इसका ही पार्ट है। प्लांट ब्रीडिंग का बेसिकली पार्ट है। और आज पढ़ेंगे पोलिनेशन यानी कि परागकण। परागण, ठीक है, परागकण नहीं, परागण, ठीक है। पोलिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन करता है उनके लिए। तो पोलिनेशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है आज हम देखने वाले हैं। पहले तो पोलिनेशन की परिभाषा देखेंगे। देखो, हमने जो मेल वाले पार्ट से स्पोर बनाया था यानी कि बीजाणु, उसके अंदर ऐसा था जिसमें दो तो जनरेटिव न्यूक्लियस थे और एक ट्यूब सेल थी। फिर ये क्या करता है, पोलन ट्यूब बनाकर ओव्यूल के अंदर जाता है और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो ये वाला पार्ट है, अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वो ज़रूर ले लीजिएगा ताकि आपको ये पोलिनेशन आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। अब देखो, तो वहाँ पर एक टर्म आई थी पोलन ग्रेन यानी कि परागकण, जो कि मेल गैमेटोफाइट होते हैं और इसको एक तरह से आप नर युग्मक कह सकते हो या नर युग्मक इसके अंदर होते हैं, यानी कि नर युग्मकोद्भिद होता है परागकण। परागकण के अंदर क्या होता है, मेल गैमिट्स होते हैं, दो होते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस होती है। दो गैमिट में से एक गैमिट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होकर एंडोस्पर्म बनाता है और दूसरा गैमिट एग सेल यानी अंड कोशिका के साथ ट्रू फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट या भ्रूण बनाता है, ठीक है। तो जो पोलिनेशन है उसमें ही ये जो परागण है, परागकण, ये जो परागकण है ये मेल पार्ट यानी मेल फ्लावर से ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जाएगा, फीमेल पार्ट या फीमेल फ्लावर पर, यानी फीमेल के कौन से पार्ट पर, स्टिग्मा पर। ये स्टिग्मा है, यहाँ पर आने को ही क्या बोलते हैं, परागण। तो यहाँ पर परिभाषा देख लो, पराग कणों का परागकोश से एक ही पुष्प से या एक ही जाति के अलग अलग पुष्पों से वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैं पहले बता दूं आपको। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, इस पर ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। मान लो ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी पुष्प है। ये भी क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब इसके अंदर नर और मादा दोनों ही भाग है। एक तो ये कंडीशन हो सकती, एक कंडीशन क्या हो सकती, एक कंडीशन ये हो सकती कि ये फ्लावर है तो ये मेल फ्लावर है और ये वाला फीमेल फ्लावर है। ऐसा हो सकता है, प्लांट में ऐसा होता है। मान लो ये मेल है और यहाँ पर एक और फीमेल है, या तो मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में हो तो ऐसे पुष्प को बोलते हैं बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी पुष्प, ठीक है। और जब मेल और फीमेल अलग अलग हो तो ऐसे पुष्प को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल या एकलिंगी पुष्प, एकलिंगी पुष्प, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैं आपको डायोसियस और मोनोसियस के कॉन्सेप्ट से भी समझा दूंगा, लेकिन पहले इसको समझ लो, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है तो इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होता है। अब देखो, मेल पार्ट से परागण फीमेल पार्ट पे आएगा तो इसका मतलब एक ही पुष्प में हो रहा है, एक ही फ्लावर में हो रहा है, तो ये क्या है, ऑटोगेमी या स्वपरागण, ठीक है। एक ही पुष्प में होगा तो यह है स्वपरागण। लेकिन देखो, ये वाला पुष्प इस वाले पौधे में देखो, ये वाला मेल फ्लावर है और ये वाला फीमेल फ्लावर है। तो यहाँ से भी उड़कर ये मेल फ्लावर में से जो पराग कण उड़कर फीमेल फ्लावर के पास चले जाएंगे तो हो तो एक ही पौधे में रहा है ना, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी या स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनेशन। तो दोनों ये कंडीशन कैसी है, सेल्फ पोलिनेशन की कंडीशन है। तो
याद रखना, एक ही पुष्प के अंदर हो सकता है या एक ही जाति के अलग अलग पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना तो परागण हो गया, लेकिन जब एक ही जाति के जो पुष्प हैं वो आपस में करेंगे तो स्वपरागण, या एक ही पेड़ पर होने वाले पुष्पों के आपस में परागण को क्या बोलते हैं? स्वपरागण बोलते हैं। देखो, तो फर्स्ट हो गया ऑटोगेमी, इसको सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा स्वपरागित फसलें वगैरह, ठीक है। तो ये होता है बिटवीन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में या एक ही प्लांट के, यानी सेम प्लांट के फ्लावर्स में, जैसा कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ये वाला, और ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है ये वाला, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है दूसरे टाइप के परागण में, देखना, और सबसे इंपॉर्टेंट परागण भी कौन सा रहेगा अपना? दूसरा वाला परागण ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑटोगेमी तो सब जानते हो, सेल्फ पोलिनेटेड, मतलब एक ही पुष्प में आपस में, एक ही पौधे के पुष्प में आपस में, लेकिन दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, यानी पर परागण, पर परागण हिंदी में, और इसको बोलते हैं एलोगेमी, ठीक है। एलोगेमी, एलो मतलब होता है अलग अलग, ऑटो मतलब होता है सेम, एलो कहीं भी लग जाए इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है। एलो का मतलब डिफरेंट होता है। अब इसमें क्या है? बिटवीन सेम स्पीसीज अदर प्लांट या अदर फ्लावर। देखो, इसके दो पार्ट हैं, वो भी समझ लो, पर परागण के दो पार्ट, जिसमें एक को बोलते हैं जिटोनोगेमी, यानी सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण, ठीक है। एक होता है जीनोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। अब देखो इसमें क्या अंतर है मैं बताऊं। पहले तो आपको मैं ट्रू वाला बताता हूं, जो सत्य वाला परागण है, जिसको आप रियल में परागण बोल सकते हो। जैसे एक प्लांट ए है, प्लांट बी है, इसमें है मेल फ्लावर और इसमें है फीमेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर का यहाँ से यहाँ तक जाना, यानी पोलन का, यानी पराग कणों का उड़कर या कीटों के माध्यम से, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, मतलब यहाँ क्या जाएगा? मीडियम की जरूरत पड़ेगी, माध्यम की जरूरत पड़ेगी। तो मेल एक अलग प्लांट है जिसपे सारे मेल फ्लावर है, ये अलग प्लांट है जिसपे सारे फीमेल फ्लावर है। तो ये जब उड़ के परागकण या किसी माध्यम से परागकण कहाँ जाएंगे? दूसरे प्लांट पर जाएंगे, उसके फ्लावर पर जाएंगे, तो इसको बोलते हैं ट्रू क्रॉस पोलिनेशन। तो इसको बोलते हैं जीनोगेमी। जीनो का मतलब होता है बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। एलो का मतलब भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब देखो सर, ये तो बता दिया जीनोगेमी। अब जिटोनोगेमी क्या होता है, यानी सजात पुष्पी परागण क्या होता है? जैसे मान लो ये पौधा है, इस पर ये वाला मेल फ्लावर है, ये वाला फीमेल फ्लावर है, तो इस मेल फ्लावर से ये यहाँ पर पहुँच रहा है। तो बताओ यहाँ तक पहुँचने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? पड़ी। माध्यम में मीडियम की जरूरत पड़ी, या तो हवा से आया हो, कीटों से आया हो, किसी से भी आया हो, जल से आया हो और एनिमल से आया हो, किसी से भी आया हो, लेकिन मेल और फीमेल फ्लावर के बीच में जो कॉन्टेक्ट हुआ है, पराग कण यहाँ से उड़ के यहाँ गया है, इसका मतलब है माध्यम से ही गया है। तो इसको क्या बोलेंगे? तो बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं ये पर परागण है। पर परागण, एक तरफ के जो मत देने वाले लोग हैं इसको बोलते हैं पर परागण, यानी कि ये एलोगेमी है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इस पेड़ के दोनों ही पुष्प हैं, एक ही पेड़ पर लगे हुए हैं दोनों पुष्प, तो सर आपने पहले तो इसको स्वपरागण बताया था, तो ये मीडियम की वजह से पर परागण है, लेकिन इनके जीनोटाइप या जीन्स जो होते हैं, यानी कि आनुवांशिकता के आधार पर तो ये एक ही है, क्योंकि एक ही प्लांट में है, तो एक ही प्लांट का जीनोटाइप दोनों में है। तो आनुवांशिकता के आधार पर ये क्या है? ऑटोगेमी, यानी कि स्वपरागण है। तो जो आनुवांशिकता के आधार पर ऑटोगेमी हो और माध्यम के आधार पर परपरागण हो, इनको बोलते हैं जिटोनोगेमी, यानी सजात पुष्पी परागण, मतलब एक ही जात के पुष्प के परागण। तो यहाँ लिखा भी हुआ है जेनेटिकली ऑटोगेमी, बट इकोलॉजिकली यानी पारिस्थितिकी रूप से क्या है? एलोगेमी। इसको जिटोनोगेमी बोलते हैं, ठीक है। स्पेशली जो परागण होता है, पर परागण, वो जीनोगेमी होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको ऑटोगेमी में इसलिए पढ़ाया था क्योंकि ये आनुवांशिक रूप से ऑटोगेमी है, और आपको
एलोगेमी यानी परपरागण में भी इसलिए पढ़ाया दोबारा क्योंकि पारिस्थितिक या इकोलॉजिकली रूप से माध्यम की जरूरत पड़ती है। किसी माध्यम की वजह से यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते, तो इसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकली एलोगेमी बोलते हैं। तो ये पारिस्थितिक रूप से तो है यानी इकोलॉजिकली तो है क्रॉस पोलिनेशन, जबकि बात करें जेनेटिक्स के बेस पे तो ये है अपना कैसा, सेल्फ पोलिनेशन। तो इसको मानते किस में, एलोगेमी में मानते हैं। लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसा घूम के आ जाए कि जो आनुवांशिक रूप से जिटेनोगेमी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जिटेनोगेमी क्या है, तो आनुवांशिक रूप से तो ऑटोगेमी यानी स्वपरागण है और पारिस्थितिक रूप से परपरागण है। ठीक है, दो प्रकार के परागण होते हैं, एक होता है ऑटोगेमी, एलोगेमी। ऑटोगेमी में सेम पुष्प रहेगा, ठीक है, एक ही फ्लावर रहेगा, उसके बीच में ही क्या हो जाएगी, पोलिनेशन हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे ऑटोगेमी, सिंपल। दूसरा, अलग अलग पौधे रहेंगे, इस एक पौधे पर मेल फ्लावर, एक पौधे पर फीमेल फ्लावर, तो मेल फ्लावर से क्या होगा, उड़कर या किसी माध्यम से परागकण कहाँ जाएंगे, फीमेल फ्लावर पे, तो उसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन इसके बीच में एक आ गई टर्म जिटोनोगेमी। तो इस जब होता है जब एक ही पौधे पर दोनों प्रकार के पुष्प और अलग अलग हों लेकिन उनके बीच में भी परपरागण होता है, तो वो आनुवांशिक रूप से स्वपरागण और माध्यम के वजह से क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। और आप में जो कंफ्यूजन हो रहा होगा वो मैं आपको बता दूं क्या कंफ्यूजन है, कि सर मोनोसिस और डायोसिस प्लांट पढ़े थे तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। देखो, मोनोसियस प्लांट, मोनो का मतलब सिंगल प्लांट, ये प्लांट के बेस पे, सिंगल प्लांट पर दोनों फ्लावर फीमेल मेल, तो सिंगल प्लांट पर दोनों फ्लावर, तो मोनोसियस कौन होता है, मेज यानी मक्का, मेज मोनोसियस होता है। ये प्लांट के लिए दी गई टर्मिनोलॉजी है। एक होता है डायोसियस, ठीक है, तो डाई मतलब दो प्लांट, टू प्लांट्स के बीच की बात है, डाई मतलब दो होता है, तो एक पे तो मेल फ्लावर्स ओनली, एक पर फीमेल फ्लावर्स ओनली। ठीक है, जैसे कि पपाया, एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। तो ये डायोसियस और मोनोसियस में कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि मोनोसियस का मतलब होता है एक लिंगाश्रयी, और ये है यहाँ मैंने भी गलती कर दी, देखो मुझे खुद को कंफ्यूजन हो गया है। मोनोसियस का मतलब होता है द्विलिंगाश्रयी, ठीक है, मोनोसियस का मतलब होता है द्विलिंगाश्रयी। जब नहीं कंफ्यूजन होगा तो आप तो कंफ्यूजन होगा ही सही। इसका मतलब होता है एक लिंगाश्रयी। देखो, एक लिंगाश्रय डायोसियस हो गया ना गड़बड़, डाय मतलब दो बोला जाता है लेकिन इसको बोलते हैं एक लिंगाश्रय। क्यों, क्योंकि इस पौधे को जब डायोसियस बोल रहे हो तो इसका मतलब है दो प्लांट, जब दो प्लांट है तो सिंगल प्लांट पे तो एक ही लिंगाश्रय रहेगा, इसलिए। तो यहाँ तक बात क्लियर है आपको, ठीक है। ये अलग टर्मिनोलॉजी ब्रीडिंग में पढ़ेंगे हम, ठीक है, एक लिंगाश्रय द्विलिंगाश्रय क्या क्या है ये ब्रीडिंग में पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना, यहाँ पर परागण पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर मोनोसियस का मतलब होता है कि सिंगल प्लांट पर। अब देखो, मोनोसियस प्लांट होगा तो इस पर हमेशा क्या होगा, जिटेनोगेमी होगी, और डायोसियस प्लांट होगा तो इस पर क्या होगा, हमेशा जीनोगेमी। तो ये अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, इसको बाद में कभी डिस्कस कर लूँगा मैं। लेकिन अभी तक ये याद रखो आप कि मोनोसियस और डायोसियस का एग्जाम्पल, डायोसियस मतलब डाई मतलब दो प्लांट रहेंगे अलग अलग, और अलग अलग ही क्या रहेंगे उसमें, मेल और फीमेल फ्लावर। तो यहाँ पर दिमाग पर जोर आता, बाद में कंफ्यूजन होता सर हमने तो ये भी पढ़ा है, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। और ये अलग सब्जेक्ट की चीज़ें ब्रीडिंग में पढ़ेंगे इसको। अभी जो हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं उस संदर्भ में आज पढ़ रहे हैं हम पोलिनेशन। तो पोलिनेशन मैंने समझा दिया कि ऑटोगेमी यानी सेल्फ पोलिनेशन, और क्रॉस पोलिनेशन को बोलते हैं जीनोगेमी। जीनोगेमी ऑटोगेमी आप जैसा समझते हो वैसा ही है, लेकिन उसमें एक टर्मिनोलॉजी आ गई जिटेनोगेमी। तो याद रखना, पौधों पर हो सकता है कि एक पौधे पर एक ही प्रकार के फ्लावर, जैसे मेल 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 फ्लावर, या दूसरे पौधे पर फीमेल 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 फ्लावर हो, तो फ्लावर क्या रहेंगे, यूनिसेक्सुअल रहेंगे यानी एक लिंगी रहेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी पौधे पर द्विलिंगी पुष्प हो, सारे पौधे कैसे हो, द्विलिंगी हो, ठीक है, मतलब सब में मेल फीमेल पार्ट होता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो पौधे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अब देखो, अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो अभी भी तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको क्लियर समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो, दूसरा इसमें क्या आएगा कि स्वपरागण
होगा। जैसे कि स्वपरागण की बात करें, स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी, तो उसके लिए क्या क्या अनुकूलन है, मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो स्वपरागण को क्या करती है, प्रेरित करती है, मतलब इसमें स्वपरागण होगा ही सही अगर ऐसी बात पौधे में हुई तो पहली बात तो ये मोनोक्लाइनी, शब्द याद रखना मोनोक्लाइनी, इसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। मान लो किसी पौधे में, ये पौधा है, इसमें ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, और इसमें भी मेल पार्ट फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर है, तो इस फ्लावर को क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे, मोनोक्लाइनी, ऐसी स्थिति को मोनोक्लाइनी। जब भी मोनो डाई शब्द आते हैं ये प्लांट के लिए आते हैं, तो हमेशा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो मोनोक्लाइनी का मतलब होता है एक ही पेड़ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर का होना, यानी द्विलिंगी पौधों का होना। जब द्विलिंगी पुष्प होंगे तो हमेशा सेल्फ पोलिनेशन संभावना रहेगी, तो ये एडेप्टेशन है। दूसरा है होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब होता है सेम टाइम पर मेचुरेशन होगा, किसका, एंथर और स्टिग्मा का, मतलब नर और मादा दोनों का जो परिपक्वन काल है, नर और मादा का जो परिपक्वन काल है, मतलब मादा की वर्तिका और एंथर दोनों एक साथ पकते हैं तो एक साथ पोलिनेशन होगा। और मान लो नर तैयार है, पोलिन आ गए हैं उसमें और पोलिनेशन हो गया है, तो क्या होगा, मैचिंग होना चाहिए ना। जैसे शादी भी 21 और 18 साल मैचिंग करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 साल की दुल्हन 40 साल का है तो ये अनमैच्योर्ड टाइप हो जाता है। तो याद रखना सेम काल में परिपक्वन होना जरूरी है, उससे क्या होगा, होमोगेमी, उसको बोलते हैं होमोगेमी। जब होमोगेमी होगा तो स्वपरागण होगा। मान लो कि ये ये फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, मेल में पोलन बन गए, ठीक है, और फीमेल अनमेच्योर है या इमेच्योर है, ठीक है, मैच्योर नहीं हुई तो क्या हो, पोलन तो दूसरे के पास चले जाएंगे तो क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। अगर दोनों एक साथ पकते तो आपस में ही पोलिनेशन कर लेते। तो होमोगेमी का मतलब होता है दोनों का समान काल में पकना, ठीक है। तो यहाँ भी अगर होमोगेमी होगी तो सेल्फ पोलिनेशन होगा। दूसरा है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, मतलब दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक में ही होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है जो कभी भी नहीं खुलता, हमेशा बंद ही रहता है, यानी मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। अब फ्लावर ओपन ही नहीं होगा, बंद है हमेशा ही, तो ये इसमें इसकी मजबूरी है कि इस आपस में परागण करेंगे, इसका मतलब 100 परागण कन्फर्म हो जाता है 100%। क्लिस्टोगेमी में 100% सेल्फ पोलिनेशन ही होता है। ये टर्म भी पूछी जाती है बाद में कि जो फूल कभी नहीं खिलते उनको क्या बोलते हैं, खुलते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है। और जो खुलते हैं, जो खिलते हैं या खुलते हैं उनको बोलते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर, ठीक है। अगर खुल जाएंगे तो पर परागण की संभावनाएं बढ़ जाएगी और हमेशा बंद रहेंगे तो स्वपरागण की संभावना है। दूसरा होता है बड पोलिनेशन। किसी का कलिका अवस्था में ही परागण होता है, यानी कलिका ही बनी है उसके पहले ही कलिका परागण हो गया, ठीक है, कलिका में परागण हो गया तो होना ही है 100% क्या, स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनेशन। ये किसमें होता है, वीट में, राइस में और पीज यानी मटर में ये होता है, इसलिए ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप कहलाती है। तो ये जो जितनी कंडीशन दे रखी है ये सब स्व परागण को फेवर करती है। इसके अलावा अडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, यानी अब देखो ये जो कंडीशन आएगी किसको फॉलो करेगी, ये क्रॉस पोलिनेशन को यानी पर परागण को फॉलो करेगी। तो इसका उल्टा ले लो, जैसे कि डाइक्लाइनी, मतलब एक पर मेल हो और एक पर फीमेल हो तो जाना ही पड़ेगा, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी जब भी एक लिंगी पुष्प रहेंगे पौधों में तो वहाँ पे डाइक्लाइनी की स्थिति रहेगी, अलग अलग पौधे रहेंगे, दो पौधे रहेंगे, डाइक्लाइनी कहलाएगी, मेल फ्लावर इस पे रहेंगे, फीमेल फ्लावर इस पे रहेंगे, मेल को यहाँ पर माध्यम की जरूरत पड़ेगी। तो ये डाइक्लाइनी कंडीशन में हमेशा क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन। दूसरा डाइकोगेमी, जैसे यहाँ होमोगेमी में समान काल में पक्वता हो रही थी, दोनों ही मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ पक रहे थे, एक समय पर पक रहे थे, यहाँ पर डाइकोगेमी में क्या होगा, अलग अलग काल में पकेंगे, विषम काल पक्वता बोलते हैं इसको डाइकोगेमी। इसमें क्या हो सकता है कि प्रोटेंड्री, पुम पूर्वता, पुम पूर्वता यानी पहले पुंकेसर यानी मेल पार्ट का पहले पकना और फीमेल का बाद में पकना। जब भी किसी फ्लावर में मेल पहले पक जाता है और तो क्या करता है वो फीमेल नहीं पकती,
तो मेल फ्लावर के अंदर जो पोलन है वो उड़ के कहीं और चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन होता ही है और ये नेचुरल कंडीशन में भी हो सकता है। तो प्रोटेंट्री का मतलब होता है नर का पहले पकना, यानी एंथर का मैच्योरेशन पहले हो जाना और अंडप यानी मादा का बाद में होना। तो इसको बोलते हैं विषम काल पक्वता में दो कंडीशन है, प्रोटेंट्री और प्रोटोगाइनी। जब परागकण यानी एंथर पहले पक जाए उसको तो बोलते हैं प्रोटेंट्री, और जब अंडा से पहले पक जाए उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। अंडाशय का मतलब होता है एग बन जाए, एग सेल बन जाए, बीजांड पक जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रोटोगाइनी। ठीक है, तो ये पुंपूर्वता और ये स्त्री पूर्वता कहलाती है। तो जब दोनों अलग अलग काल पे पके, किसी में तो पुंकेसर पहले पक रहा है यानी परागकण पहले मैच्योर हो रहा है, मेल पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है, किसी में ये पहले मैच्योर हो जा रही है, तो आपस में ये संयोजन नहीं करते और क्या होता है, पर परागण होता है। जैसे कि सनफ्लावर, कॉटन, मेज और शुगर बीट में क्या होता है, पहले पुंकेसर यानी परागकण पक जाते हैं तो वह उड़कर चले जाते हैं और परागण हो जाता है। और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बाजरा, इसमें प्रोटोगाइनी पाई जाती है बाजरे में। ये एग्जाम्पल वही है जो क्लासिकल पूछे जाते हैं, ठीक है, वही लिए हैं मैंने ज़्यादातर। और भी फ्लावर है जिनका नाम तुमने सुना भी नहीं होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, इसलिए वही लिए जो तुम जानते हो पहले से। तो इसको रिपीट करोगे बार बार में तो हमेशा याद रह जाएगी। प्रोटोगाइनी प्रोटोगाइनी प्रोटोगाइनी, पर्ल मिलेट प्रोटोगाइनी, पर्ल मिलेट, ऐसे याद करते रहोगे ना तो पर्ल मिलेट अपने आप आपको टिक हो जाएगा चार ऑप्शन में। और प्रोटेंट्री का याद नहीं होता तो पहले प्रोटेंट्री प्रोटेंट्री, ठीक है, मक्का प्रोटेंट्री, मेज प्रोटेंट्री, कॉटन प्रोटेंट्री, ऐसे बार 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 रिपीट किया करो तो हो जाएगा। और ये कंडीशन जो बन रही है प्रोटेंट्री और प्रोटोगाइनी, इसको बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, डाइकोगेमी यानी विषम काल पक्वता। ये भी किसको फेवर करती है, क्रॉस पोलिनेशन को ही फेवर करती है। इसके अलावा चेस्मोगेमी, जैसे यहाँ क्लिस्टोगेमी था, ओपन ही नहीं होते तो स्वपरागण होता है। और इस चेस्मोगेमी में फूल हमेशा खिलता है, पहली बार फूल के खिलने को बोलते हैं एंथेसिस, और खुल जाता है उसको बोलते हैं चेस्मोगेमी। ये दोनों एक ही टर्म है, चेस्मोगेमी। और ऐसे प्लांट जिनमें फूल खिलते हैं, ओपन होते हैं, ओपन होगा तो किसको सपोर्ट करेगा, क्रॉस पोलिनेशन को, किसी के भी परागण ले सकता है और किसी को भी परागण दे सकता है, ठीक है, मेल गैमेट किसी को तरफ भेज सकता है। तो याद रखना, कलिका जब फूल के रूप में खुलती है तो उसको बोलते हैं चेस्मोगेमी या एंथेसिस। तो ये भी किसको फेवर करता है, क्रॉस पोलिनेशन को। इसमें एक और टर्म आएगी हरकोगेमी, क्या आएगी, हरकोगेमी। हरकोगेमी का मतलब होता है अवरुद्ध परागण। अवरुद्ध मतलब कोई ना कोई बाधा आ रही है, किसमें, किसमें बाधा आ रही है, जैसे मान लो कि ये फीमेल भाग है किसी पौधे का और ये मेल भाग है, तो ये यहाँ पे जाना चाहता है क्योंकि एक ही फ्लावर है ना, तो यहाँ पर जाना चाहता है यहाँ पर, लेकिन इसके बीच में कोई लीफ आ गई बीच में, ये देखो, तो अब यहाँ पे जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, बीच में बैरियर आ गया। याद रखना, बैरियर आ गया है, मोर्फोलॉजिकल यानी आकारिकीय बैरियर, यानी कि आकारिकीय बाधाएं आ गई जिसके कारण आपस में दोनों नहीं मिल पा रहे हैं। तो फिर ये क्या करेगा, बाहर जाएगा, और ये भी बाहर के कोई पोलन लेगी और ये पोलन बाहर चले जाएंगे, तो यहाँ भी जो अवरुद्ध परागणता होती है यानी मोर्फोलॉजिकल बैरियर आ जाते हैं। स्टिग्मा और एंथर के बीच में कौन सा मोर्फोलॉजिकल लीफ आ जाए, स्टेमन आ जाए, कुछ भी आ जाए, जिससे क्या होता है कि वो आपस में ही स्वपरागण नहीं कर पाते, तो उनको बाहर जाना पड़ता है परागण को, और बाहर ही परागण हो पाता है। हरकोगेमी का मतलब अवरुद्ध यानी कोई बाधाएं आ जाए तो। ये भी सपोर्ट करती है किसको, क्रॉस पोलिनेशन को। नेक्स्ट है इटेरोस्टाइली। इटेरोस्टाइली, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो स्टिग्मा तो रह गए इतना सा, स्टिग्मा इतना बड़ा हो गया, और पोलन जो एंथर है वो इतना सा है, छोटा सा, तो ऐसा तो फेंकेगा नहीं ऊपर, ठीक है, तो ये लंबाई में अंतर। या फिर याद रखना, एंथर तो बड़े हो गए और स्टिग्मा रह गई छोटी, तो जब लंबाइयों में अंतर आ जाता है तब भी क्या करते हैं, ये क्रॉस पोलिनेशन को प्रिपेयर करते हैं। लेंथ का वेरिएशन आ जाए फिलामेंट में, और स्टाइल, स्टाइल मतलब वर्तिका, वर्तिका यानी कि मादा भाग, और फिलामेंट मतलब पुतंतु यानी पुंकेसर का तंतु। तो पुंकेसर लंबा हो जाए, स्टाइल छोटी रह जाए, स्टाइल लंबी हो जाए, पुंकेसर छोटा रह जाए, तो भी इसको बोलते हैं हेटेरोस्टाइल। और ये भी फेवर करती है किसको, ये भी पर परागण को ही, क्रॉस पोलिनेशन को ही फेवर करती है। इसके अलावा सेल्फ स्टर्लिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी यानी स्वबंध्यता, ठीक है, इसको बोलते हैं स्वबंध्यता। कंपेटेबल का मतलब मैच होना, अगर खुद ही मैच नहीं हो पाए, मतलब कि खुद के, जैसे मान लो ये पोलन ट्यूब, ये पोलन यहाँ गिरा
ये पोलन गिर तो गया लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा, ये जेनेटिकल बैरियर आ गया। क्या गया? जेनेटिकली क्या हो गया? ये आपस में मैच नहीं हो पाए, क्योंकि मैच होना जरूरी है। तो मान लो द्विलिंगी पुष्प है, उसके अंदर परागकण भी बन गए हैं, परागकण स्टिग्मा तक पहुंच भी गए हैं, मतलब परागण भी हो गया है, लेकिन वहां पर जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। परागकण क्या नहीं हो रहे हैं? जर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या करेंगे? एक दूसरे के परागण लेंगे, इसका मतलब पर परागण करेंगे। इसको ही बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी। और ये किससे कंट्रोल होता है? जीन से कंट्रोल होता है। ठीक है, अगर ये पराग कणों के जीन्स से कंट्रोल होता है तो इसको गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं, यानी युग्मोद युग्मकोद्भिद सोबंदिता। अगर ये स्टिग्मा यानी प्लांट के स्टिग्मा यानी स्पोरोफाइटिक किसी जीन्स के कारण होता है तो उसको बोलते हैं स्पोरोफिटिक सेल्फ कंपेटिबिलिटी। दो प्रकार की होती है, बीजाणु विधीय और युग्मोद विधीय। अगर परागकण में कोई दिक्कत है जीन्स में और वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है तो इसको बोलेंगे क्या? गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और अगर स्टिग्मा यानी मेल जो फीमेल होती है उसका स्टिग्मा वर्तिकाग्र होता है, यानी प्लांट का पार्ट होता है, उसके कारण नहीं हो पा रहा है उसके जीन्स के कारण, तो उसको बोलेंगे स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये आपको ब्रीडिंग में आगे पढ़ने को मिलेगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया। तो ये कंट्रोल किससे होता है? जीन से। जैसे कि अंगूर में, ऑर्किड एक पुष्पीय पादप है उसमें, टी यानी चाय में, और एप्पल मतलब सेव में। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी मैंने बता दिया। ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के कारण क्या हुए हैं? ये क्रॉस पोलिनेशन करते हैं। ठीक है, एक और इसका कारण प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी मतलब पहले से ही इसमें ज्यादा पावर होती है क्रॉस पोलिनेशन। जब भी स्वपरागण होगा, जैसे एक ही पुष्प के अंदर दोनों पार्ट है मेल और फीमेल, तो मेल पार्ट ने फीमेल पार्ट को दे दिया परागकण, वो परागकण गया जर्मिनेट होने में या पोलन ट्यूब यानी पराग नलिका बनाने में या पराग नलिका की ग्रोथ करने में वो क्या होता है? थोड़ा ढीला होता है, मतलब स्लो होता है, धीरे धीरे। लेकिन जो क्रॉस पोलिनेशन वाले किसी और के परागकण आएंगे, क्रॉस पोलिनेशन करते हैं, वो वाले परागकण आएंगे तो उनकी फास्ट ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की। इसलिए भी क्या होता है? ज़्यादातर पर परागण को ही सपोर्ट करता है। कौन? प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी मतलब पर परागण करने वाले पौधों के जो परागकण होता है उनमें पराग नलिका बनाने की क्षमता पहले से ही ज़्यादा होती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रीपोटेंसी। किसकी अपेक्षा? सेल्फ पोलिनेशन की अपेक्षा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया? एडेप्टेशन यानी अनुकूलन, ये सपोर्ट करने की चीजें बताई है मैंने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इसके आगे देखते हैं अब मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। मेथड ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। अब देखो, स्वपरागण के मेथड क्यों नहीं देखे हमने? क्योंकि स्वपरागण में एक ही मेथड है, उसमें जाना ही नहीं है। ठीक है, माध्यम की जरूरत पड़ती नहीं है, पास में स्टिग्मा होती है, पास में होते हैं, वहाँ टूटते हैं, वहीं गिर जाते हैं, तो उसमें मेथड क्या पड़े? मेथड पढ़ने पड़ेंगे क्रॉस पोलिनेशन में। मान लो कि 100 मीटर से दूर उड़कर परागकण 100 मीटर दूर तक जा रहा है, तो किस किस से जा सकता है? आप एक पौधे से पौधे पर पहुंचाओगे, जब भी हवा, कीट, कुछ तो जरूरत पड़ेगी। तो याद रखना, जब भी पर परागण होता है तो वहां पर बहुत सारे मेथड लगते हैं, क्योंकि पर परागण में किसकी जरूरत पड़ती है? माध्यम की जरूरत पड़ती है। और जिस भी परागण में माध्यम की जरूरत पड़ती हो, मीडियम की जरूरत पड़ती है, उसे पर परागण कहते हैं। मीडियम की जरूरत पड़े। अब मीडियम अलग अलग हो सकते हैं और उन्हीं मीडियम के आधार पर क्रॉस पोलिनेशन के मेथड होते हैं, जैसे कि एनिमोफिली। एनिमोमीटर से क्या मापते हैं? वायु की गति। वैसे एनिमो का शब्द एनिमल से नहीं, एनिमो का मतलब होता है वायु। क्या होती है? वायु। तो वायु परागण इसको बोलते हैं। फिली का मतलब होता है परागण, तो वायु परागण। तो वायु द्वारा किन किन पौधों में परागण होगा वो देखते हैं। पहले तो इसकी परिभाषा, एनिमोफिली वायु के द्वारा यानी एयर करंट के द्वारा परागकण उड़कर दूसरे पौधे पे जाएंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? सभी सीरियल्स प्लांट यानी अनाज वाली फसलें जितनी भी होती है वो सब क्या होती है? स्वपरागित होती है। और या स्वपरागित होती है, लेकिन वो किससे जाता है? पास में रहेगा फिर भी किससे जाएगा? हवा से जाएगा। तो जैसे गेहूं, चावल, मक्का, जितनी भी अनाज वाली फसलें वो सब वायु परागित फसलें होती हैं, उनके एग्जाम्पल होते हैं। और जिम्नोस्पर्म यानी अनावर्त बीजी, ये अलग से डाल दिया क्योंकि सब किस में आ जाएंगे? एंजियोस्पर्म में। और जिम्नोस्पर्म मैंने थोड़ा अलग से इंक्लूड कर दिया। हवा के कारण परागकण उड़कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं वायु परागण, और उसके एग्जाम्पल है सीरियल्स और जिम्नोस्पर्म। क्लियर? अब स्पेशल बात पूछी जाती है बार बार कि वायु परागण वाले वायु परागित पौधों या फूलों या परागकणों की विशेषता क्या है? तो देखो, वायु
परागित होने वाले पौधे, वायु द्वारा परागण करने वाले पौधों के पोलन जो होते हैं छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं और ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं। ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, ऐसे पाउडर फॉर्म के जैसे होते हैं। क्योंकि वायु क्या है, वायु में डायरेक्शनल नहीं है, नॉन डायरेक्शनल है। वो इधर चल रही है तो इधर से परागण उड़ के गए तो कहीं और घूम गए, तो इनमें मतलब सक्सेस रेट बहुत कम होती है, इसलिए इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। पोलन छोटे होते हैं और असंख्य होते हैं, ये भी बात में लिख लो यहाँ पर, असंख्य न्यूमरस होते हैं, न्यूमरस या असंख्य। क्यों? क्योंकि इनकी सक्सेस रेट बहुत कम है। कोई पहुंचा थोड़ी रहा है, ठीक है, वो तो हवा द्वारा जा रहा है, तो हवा तो किधर उधर भी चल सकती है ना। तो जाते जाते ही मान लो पोलिनेशन हो रहा है, परागकण उड़ गए, तो मान लो लाखों परागकण उड़े, वहां जाके पहुंचे दो, मान लो दो ही बनते तो पता नहीं, पोलिनेशन हो ही नहीं पाता। इसलिए हमेशा ये पौधे क्या करते हैं, पराग कण ही लाखों में बनाते हैं, धूल पाउडर फॉर्म में बहुत सारे, और सूखे होते हैं ताकि कहीं चिपक नहीं जाए, पौधे पे जाए, ठीक है। तो सूखे होते हैं और इनमें क्या होता है, लाइट इन वेट, यानी बहुत हल्के होते हैं ताकि हवा में उड़ सके, और बहुत छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, सूखे होते हैं। सूखे इसलिए होते हैं क्योंकि अगर ये उड़ रहे हैं और कहीं चिपक जाए, ये चिपके किससे, ये मान लो ये स्टिग्मा है, तो इनकी स्टिग्मा जो होती है चिपचिपी होती है, एक भी है। तो पराग कणों का गुण तो मैंने बता दिया कि छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं और सूखे होते हैं। अब मैं बताऊं कि इनके पौधों में स्टिग्मा कैसे होती है। स्टिग्मा होती है चिपचिपी, स्टिकी चिपचिपी, ताकि ये आकर चिपक जाए यहाँ पर। ये ये सब भगवान ने बनाया, उसकी कलाकारी है, ठीक है। अपन कुछ नहीं कर रहे, हम तो केवल पढ़ा सकते हैं और तुम पढ़ सकते हो, लेकिन याद रखना पड़ेगा, कारण याद होना चाहिए कि क्यों होते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये हवा नॉन डायरेक्शनल किधर भी चल सकती है, ठीक है। तो ये परागण क्या होता है, अदिशीय होता है, इसलिए नुकसान होने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए जितना भी एडेप्टेशन हो सकता है वो कर लिया है, जैसे कि परागण बहुत सारे, स्मॉल, ड्राई, लाइट इन वेट, ठीक है। स्टिग्मा कैसी बनाई इन्होंने, चिपचिपी, ताकि चिपक जाए जल्दी से, कहीं भी पकड़, कहीं भी उड़ रहे हो चिपक जाए ताकि। इसके अलावा हवा से ही काम है, कोई ले ही नहीं जा रहा, तो याद रखना फूल हमेशा कैसे रहेंगे, फूल हमेशा बिना कलर के रहेंगे। गेहूं का फूल देखा तुमने, बिना रंग का होता है, बदरंगा सा। इसके अलावा उनमें कोई खुशबू आती है, खुशबू कुछ नहीं आती, फ्रेगनेंस यानी कि सुगंध नहीं आती, क्योंकि हवा हवा को क्या जरूरत है, खुशबू आएगी कीट परागित पौधों में, क्योंकि उनको जरूरत है, क्योंकि वो जाएंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके जो फ्लावर होते हैं वो अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, कोई अट्रैक्टर नहीं होता, और इनमें कोई भी गंध नहीं होती, और इनमें मकरंद ग्रंथियां भी नहीं होती, ठीक है। ये सब विशेषता किसकी बता रहा हूं मैं, ये सब विशेषता है वायु परागित की। इसका उल्टा कर दोगे तो कीट परागित किया जाएगी, ठीक है, वो भी पढ़ाऊंगा मैं, याद रखना। और ये अदिशीय होता है, मैंने बता दिया, हवा किसी भी दिशा में चल सकती है। इनमें कोई मकरंद ग्रंथियां नहीं होती, कोई खुशबू नहीं होती, इन फूलों में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं ज़्यादातर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक है। ये इसकी विशेषता है जिनमें भी वायु परागण होगा। और वायु परागण के एग्जाम्पल मैंने बता दिया, सभी अनाज वाली फसलें, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके आगे देखो हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब, हाइड्रो मतलब जल, जल द्वारा परागण, जल द्वारा परागण, बाई वाटर। अब देखो ये वाटर की सरफेस है, ये वाटर की सरफेस है, यहाँ पर ये पौधे हैं, इनके फ्लावर यहाँ है, ठीक है। ये पौधे तो अंदर है, सब मर्ज्ड है, लेकिन फ्लावर ऊपर है, कोई अंदर ही डूबे होते हैं, कोई यहाँ, ये वायु, ठीक है। तो ये सरफेस पे अगर मान लो यहाँ से पोलिनेशन उठ के यहाँ चले जाए, सरफेस टू सरफेस, ठीक है, किससे जाएंगे ये तो यार पानी में तैर के जा सकते हैं, परागण यहाँ से तैर के आ गए, यहाँ पे आ गए, तो इसको बोलेंगे सरफेस पर होने वाला वायु जल द्वारा परागण। सरफेस वाले जो फूल होते हैं, किसकी सरफेस, वाटर की सरफेस वाले, उनको बोलेंगे एपी हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में भी एपी, एपी मतलब ऊपर, सरफेस, एपी मतलब सरफेस। तो सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस पर जो फ्लावर होते हैं जो वाटर द्वारा, अब यहाँ पे मान लो पोलन गिर गया, तो पोलन तैरता 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 इस फ्लावर के पास, फीमेल फ्लावर के पास चला जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली, जो ऊपर ऊपर हो जल पे। तो ये एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया, एक ही याद रख लो, बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके अलावा हाइपो मतलब होता है नीचे। अब मान लो ये स्थिति अगर मान लो नीचे वाले फ्लावर में होती है, या नीचे फ्लावर हो, ये पानी है, पानी के अंदर, तो पानी के अंदर होगा, पानी के अंदर होगा, कर कौन रहा है, पानी कर रहा है, कर कौन रहा है, जल का बहाव ही कर रहा है। परागकण किस में तैरते हुए जा रहे हैं, वाटर में। अगर ये सतह पर तैरते हुए जाकर सतह पर ही पोलिनेशन कर दे तो एपी हाइड्रोफिली, और अंदर अंदर पानी में डूब कर जाए और अंदर पोलिनेशन करे, क्योंकि फ्लावर अंदर भी होते हैं,
जैसे कि हाइड्रिला में होते हैं और जोस्टेरा में होते हैं, अंदर फ्लावर पानी के अंदर, वहाँ पोलिनेशन करते हैं तो उसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। क्लियर बात। इनके लिए एक शब्द, इनके परागण में स्पेशल ग्रेविटी होती है जिससे वो तैरते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, यानी तैरते हुए रहते हैं, ना तो नीचे जाते हैं ना ऊपर आते हैं। ठीक है, तो स्पेशल विशिष्ट गुरुत्व इनमें पाया जाता है पोलन ग्रेन्स में, ये इसकी विशेषता है। एक ही स्पेशलिस्ट ही मैंने लिखा दी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो तीसरा प्रकार है जूफिली, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जूफिली मतलब, जू मतलब होता है जानवर या एनिमल, एनिमल द्वारा हो तो, या जंतुओं द्वारा, एनिमल यानी जंतु, जंतुओं में सब आ जाएंगे, चींटी, कीट, सब, चिड़िया, घोड़ा, हाथी, मेंढक, सब इसमें आएंगे। जूफिली, जूफिली, जू मतलब जानवर या जंतु द्वारा परागण। अब देखो जंतु द्वारा जो परागित पौधे हैं उनकी स्पेशलिस्ट क्या होती है। अब जंतु ही बड़े होते हैं तो फ्लावर, एस इनके फ्लावर जिनमें भी ये परागण होता है, जंतु परागण होता है, उनके फूल बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं, और इनमें क्या होता है, मकरंद यानी कि मकरंद ग्रंथियां प्रेजेंट होती है, क्योंकि जानवरों को आकर्षित करना है, जानवरों को आकर्षित करना है, एनिमल्स को आकर्षित करना है। एनिमल्स का मतलब गाय भैंस घोड़े गधे नहीं होते, चींटी, इंसेक्ट, ठीक है, कबूतर, सब एनिमल्स में आते हैं। नहीं तो क्या है, एक इमेजिन बन जाती है कि गाय भैंस घोड़े गधे से कहाँ होता है। तो एनिमल्स का मतलब होता है जो भी एनिमल किंगडम में आते हैं। तो स्पेशलिटी क्या है इनकी, लार्ज फ्लावर होंगे, ऐसे फूल जिन, जो जो जानवरों द्वारा जंतु परागित पौधे हैं उनके कॉमन स्पेशलिटी बता रहा हूँ मैं, कि फूल हमेशा बड़े रहेंगे और कलरफुल रहेंगे, और इनमें मकरंद ग्रंथियां रहेंगी, क्योंकि जानवरों को बुलाने के लिए फूलों को, उनको आकर्षित करना जरूरी है। कोई भी कीड़ा आएगा तो, कीड़ा ऐसे थोड़ी है कि मधुमक्खी पर परागण करती है तो मधुमक्खी जाएगी तुम्हारा पोलन लेकर, वहाँ उसकी जिम्मेदारी, वहाँ डांक पहुंचा के आएगी, ऐसा उसको पता ही नहीं रहता। ठीक है, वो तो जाती है मकरंद खाने, वो जाती है येलो कलर से आकर्षित होकर, वो अपने फायदा देख रही, लेकिन उसके चिपक जाते हैं, पोलन तो हो जाता है। तो उनको बुलाने के लिए ऊपर वाले ने कुछ ऐसी संरचनाएं, ऐसी चीजें दी है फ्लावर को, ताकि वो आपस में अट्रैक्ट कर सके कीटों को, ताकि उनका भी काम हो जाए और उनका भी काम हो जाए। ठीक है, तो जंतु परागण में पहला वाला है कीट परागण, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही होता है इंसेक्ट में। एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट द्वारा परागण होना, ये भी पर परागण का प्रकार है, और जूफिली में आता है एंटोमोफिली। इंसेक्ट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल मतलब सुंदर प्लांट, सजावटी वाले प्लांट में कौन करता है, इंसेक्ट करता है। जो भी सजावटी वाले फूल वाले प्लांट है, अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स हैं, रंगीन फ्लावर्स है, सजावटी काम आते हैं, उनमें हमेशा कौन करेगा, इंसेक्ट ही करेगा। अब देखो इनकी स्पेशल बात बता देता हूँ एंटोमोफिली में, कि जितने भी कीड़े दुनिया में पर परागित करते हैं पौधों को, उनमें से 80% पोलिनेशन, इंसेक्ट पोलिनेशन का 80% पोलिनेशन कौन करता है, मधुमक्खी करती, कौन करता है, मधुमक्खियां करती है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, सब ज्यादा मधुमक्खी करती है, आपको भी पता है ये। और याद रखना जो कीट परागित पौधे हैं, कीट पर परागित पौधे, कीट पर परागित पौधे, वो अपनी लगभग बहुत सारी, मतलब 50 से लेकर 70% तक एनर्जी अपने आप को सजावट करने में ही निकाल देते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन लगाता है, अपने फ्लावर जो कीटों द्वारा परपरागित होंगे। अब किसी को बुलाना है तो तुम्हें मेकअप तो करना पड़ेगा ना, और मेकअप में बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है, बहुत सारे पैसे लगते हैं। अट्रैक्ट करना है तो फ्लावर भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए अपनी बहुत सारी एनर्जी अपने आप को सुंदर बनाने में लगा देते हैं। तो फ्लावर में मैक्सिमम एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है पोलिनेशन की क्रिया को करने के लिए, क्योंकि ये अपने आप को सुंदर बनाने में, रंगीन बनाने में, मकरंद लाने में बहुत सारी एनर्जी इसमें खर्च करता है, कि कीड़े आए और इनको परपरागित करें। ठीक है, और क्या होता है, ऐसे कीट परागित पौधों में क्या होता है, पराग कणों के ऊपर एक स्टिकीनेस नेचर होता है। जैसे मान लो ये इंसेक्ट है, ये यहाँ बैठा है फ्लावर पे, और इसके अंदर बहुत सारे पोलन है, तो पोलन क्या होगा, चिपचिपे होंगे पोलन, तो किसके चिपक जाएंगे, इसके चिपक जाएंगे। अब ये उड़ के दूसरा दूसरा फूल मिला है इसको अच्छा वाला, तो उस पे गया मकरंद पीने, तो ये क्या होगा, यहाँ पे गिर जाएंगे, तो इस पौधे के परागण यहाँ पहुंच गए। तो याद रखना पोलन किट एक परागकण के ऊपर पाई जाने वाली लेयर होती है, जो मैंने पहले भी बताया था, पोलन किट बोलते हैं। वो पोलन किट क्या प्रदान करती है, पोलेंस को स्टिकीनेस, चिपचिपापन। ठीक है, तो हमेशा पोलन किट पाई जाएगी कीट परागित पौधों में, चिपचिपी होती है, और
कीट परागित पौधों की स्टिग्मा जो होती है रफ होती है, वो चिकनी नहीं होती है, क्योंकि चिकने यहाँ पर कौन होते हैं, परागकण, वो रफ होती है ताकि वहां जाके चिपक जाए। ये वायु परागित पौधों के उल्टा है। समझ में आ गई। एग्जाम्पल देख लेते हैं, और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल कैसे एनर्जी खर्च करते हैं मैं बताऊं आपको कि पौधे कैसे एनर्जी का खर्चा करते हैं परपरागण कीट द्वारा परपरागित होने के लिए। एक प्लांट है म्यूसेंडा। म्यूसेंडा में क्या होता है, एक बाह्य दल होता है। म्यूसेंडा प्लांट में बाह्य दल होता है, तो वो फ्लावर तो छोटा रहता है लेकिन उसका एक बाह्य दल ऐसा बड़ा हो जाता है, ऐसा ध्वज जैसा कलरफुल बड़ा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि विज्ञापन कर रहा है क्या भाई, कीट को बुलाने के लिए। ठीक है, तो ये कीड़े आते हैं तो देखते हैं अरे रंगीन फ्लावर, क्योंकि फ्लावर तो छोटा है लेकिन उसका एक बाह्य दल जो होता है वो रंगीन और बड़ा हो जाता है। सेपल, बाह्य दल को क्या बोलते हैं, सेपल। ठीक है, सेपल बड़ा हो जाता है, रंगीन हो जाता है, उसको बोलते हैं विज्ञापन ध्वज या एडवर्टाइजमेंट फ्लैग बोलते हैं। तो किस में होता है, म्यूसेंडा में। ठीक है, क्या एनर्जी खर्च किया। इसके अलावा देखो साल्विया, एक प्लांट है साल्विया, इसमें लीवर मैकेनिज्म पाई जाती है। देखो ये कैसे होता है, ये प्लांट का ये जो फ्लावर होता है ऐसा होता है, ऐसा, और इंसेक्ट जब इसके अंदर आता है, यहाँ पर इंसेक्ट इसके अंदर आएगा तो यहाँ पर ये पकड़ लेगा इसको, और यहाँ पर क्या पोलन गिरा देगा, तो इसको बोलते हैं लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, इसके अलावा एक प्लांट होता है बोगनविलिया, जो आपने देखा होगा सड़कों के किनारे कागज जैसे फूल होते हैं, रंगीन रंगीन फूल होते हैं, पिंक कलर के फूल होते हैं, बोगनविलिया जिसको बोलते हैं। उसके जो 3 पत्ते वाले छोटे होते हैं कलरफुल, आपने देखा और रोड साइड पे उगते हैं कागज जैसे फूल, वो फूल नहीं है, वो पुष्प नहीं है, वो ब्रेक्ट नहीं है, वो कुछ मतलब वो कलरफुल पंखुड़ियाँ नहीं है, वो उसको बोलते हैं सपत्र। सपत्र पाए जाते हैं, रंगीन सपत्र। अब सपत्र क्या होते हैं, जैसे गुलाब का फूल है, इसके नीचे तो क्या होते हैं, ये हरे हरे लगे रहते हैं ना छोटे, इनको बोलते हैं सपत्र। क्या बोलते हैं, सपत्र। जैसे कि पहले होगा बाह्य दल, फिर पंखुड़ियाँ यानी दल, फिर स्टिग्मा स्टाइल, ये सब होगा ना, लेकिन बाह्य दल के बाद एक और चक्र पाया जाता है, उसको बोलते हैं सहपत्र। तो बोगनविलिया में रंगीन सहपत्र होते हैं ताकि पर कीटों को आकर्षित कर सके। तो तीनों ने क्या मैकेनिज्म अपनाई है, केवल कीटों को आकर्षित करने के लिए। तो मुसेंडा में एडवर्टाइजमेंट फ्लैग होता है, विज्ञापन ध्वज, और साल्विया में पाई जाती है लीवर मैकेनिज्म, और बोगनविलिया में पाई जाती है कलर्ड ब्रेक्ट यानी रंगीन सपत्र। तो पूछ सकते हैं कि ये किस लिए होता है, तो ये परपरागण के लिए होता है। इसके अलावा एक और प्लांट है युक्का, जिसको बोलते हैं युक्का। युक्का एक प्लांट है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक मोथ होता है, मोथ मतलब जो कि लेपिडोप्टेरा में आते हैं कीड़े, प्रोनुबा उसका नाम होता है। तो युक्का और प्रोनुबा के बीच में क्या होता है, ओब्लिगेट सिम्बायोसिस होता है, मतलब ये दोनों आपस में रहेंगे हमेशा। ये युक्का का प्लांट है, ठीक है, और युक्का का प्लांट क्या होता है, प्रोनुबा मोथ है, ये प्रोनुबा मान लो, प्रोनुबा मोथ, मोथ मतलब लेपिडोप्टेरा प्लांट का इंसेक्ट, इंसेक्ट है प्रोनुबा, ठीक है, और ये युक्का का फ्लावर है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस। इसके बिना ये परागित नहीं होगा, और ये क्या करेगा, ये इसके अंदर ये फिक्स हो जाएगा, युक्का के अंदर प्रोनुबा मोथ अंदर चला जाता है, अंडाशय में चला जाता है, और अंडाशय में जाकर ही अंडे देता है। ठीक है, तो प्रोनुबा कहाँ जाकर अंडा देगा, युक्का के फ्लावर के अंदर अंडा देगा, और इसके जो बच्चे होते हैं, इसके अंदर जो फल बनता है उस फल को खाते हैं, और उसी से ये परपरागित होता है। मतलब याद रखना इतना सा कि इनके बीच में ये अलग अलग नहीं रह सकते, ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस का मतलब नुकसान तो नहीं करेंगे, सजीवन है। ऑब्लिगेट मतलब दोनों एक साथ रहेंगे, अलग अलग नहीं रह सकते, ऑब्लिगेट है, फैकल्टेटिव नहीं है। तो युक्का प्लांट के फ्लावर के अंदर ये प्रोनुबा मोथ घुस जाता है, वहाँ पे अंडे देता है, और उसके बच्चे को ये फ्लावर पालता है। इसके बदले में फ्लावर को क्या मिलता है, इसके आने से इसका पोलिनेशन हो जाता है। देखो इतनी बड़ी राजनीति करी इन्होंने केवल पोलिनेशन के लिए। तो युक्का और प्रोनुबा याद रखना। इसके अलावा फाइकस यानी अंजीर, अंजीर में क्या होता है, एक ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट होता है, ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट, ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट। ये भी क्या करता है, ये भी क्या करता है, इसमें ही ट्रैपडोर मैकेनिज्म, ट्रैपडोर मैकेनिज्म पाई जाती है, क्योंकि इस फाइकस यानी कि अंजीर का जो पुष्प क्रम होता है वो कैसा होता है, हाइपेंथोडियम। आपको पता होगा पुष्प क्रम, इन्फ्लोरेसेंस, हाइपेंथोडियम, ये पढ़ाऊंगा बाद में, हाइपेंथोडियम होता है। उसके अंदर ब्लास्टोफेगा एक इंसेक्ट है, और फाइकस यानी अंजीर के अंदर चला जाता है। फाइकस कुल में बरगद अंजीर सब आते हैं, तो इसके फ्लावर के अंदर ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट चल जाता है, इसको भी ये पकड़ के रखता है, और
ये आपस में ही क्या करते हैं, एक तो पोलिनेशन के लिए सपोर्ट करता है और उसको ये खाना दे देता है। बस इतना सा है, आपको याद रहे तो कर लेना क्योंकि अच्छे हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है वाष्प ततैया, जिसको बोलते हैं ततैया, वाष्प इन ऑप्रिस प्लांट, एक ऑप्रिस प्लांट है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो ऑप्रिस प्लांट में क्या होता है, ऑप्रिस प्लांट अपने फ्लावर को ऐसा बनाता है, अपने फ्लावर को ऐसा बनाता है, ऑप्रिस प्लांट है मान लो, ऑप्रिस प्लांट अपने फ्लावर की दो तीन पंखुड़ियों को ऐसा करता है कि ये जो वास्प है ततैया, इसको लगता है कि ये फीमेल वास्प है, ये क्या है, फीमेल। इसमें गंध भी किसकी आती है, फीमेल वास्प की आती है, यानी इसकी पत्नी की गंध इस फ्लावर में आ रही है, फीमेल वास्प की। तो ये क्या करता है, जाकर वहाँ पर मैथुन करने लग जाता है। मैथुन तो आप अच्छी तरह समझते ही, मुझे पता है, स्यूडो कोपुलेशन करने लग जाता है। उस चक्कर में क्या होता है, ये इसको शेक करता है, शेकिंग करता है और यहाँ पर इसके पोलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना, किसी को भी आप जैसे मान लो ये फ्लावर है और ये आपको लगे, मतलब होता है ना कभी कभी कि आपको लगता है ये तो अपनी वाली है, ठीक है, तो आप चले जाते हो सकता है वहां पर कुछ काम बने या नहीं बने, लेकिन चले तो जाते हो ना, तो अट्रैक्ट हो जाते हो। लेकिन ये फ्लावर ने ऐसी चोट की है इसके साथ कि मिमिक्री, इसको बोलते हैं मिमिक्री। तो ऑप्रिस प्लांट जो होता है उसकी पंखुड़ियां ऐसी मिमिक्री करती है कि वास्प को लगता है कि मेरी पत्नी है, फीमेल वास्प है, और ये वहां कर लेता है आभासी मैथुन, स्यूडो कोपुलेशन। इसका तो कुछ होता नहीं है, लेकिन उसका क्या हो जाता है, पर परागण हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गई। इसके अलावा एक और है निम्फिया, जो कि जल वाला पादप है। अब मैं बताऊं कि जल वाले पादप में भी क्या होता है, इंसेक्ट से परागण होता है। ठीक है, तो दो प्लांट मैंने बताया, निम्फिया और निलंबो। निलंबो को बोलते हैं कमल। तो कमल भले से जल में रहता है, लेकिन कैसी होती है, उसमें एंटोमोफिली यानी इंसेक्ट परागण होता है। तो ये बहुत ही कुछ चुनिंदे और एनसीईआरटी की बेस्ट एग्जाम्पल मैंने दे दिए, इनसे ज़्यादा नहीं आएगा। पर परागण में कभी भी पूछेंगे तो मैंने बता दिया है। और इनके इनमें कुछ भी छूट गया हो या आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आपको केवल नाम ध्यान रखना है, जैसे युक्का प्रोनुबामोथ, फाइकस ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट, वास्प और ऑप्रिस प्लांट। ठीक है, साल्विया में लीवर मैकेनिज्म, म्यूसेंडा में एडवर्टाइजमेंट फ्लैग, बोगनविलिया में कलर्ड ब्रेक्ट यानी रंगीन सा पत्र पाए जाते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना। और ये सब हालांकि इसको डिटेल में पढ़ा सकता हूँ मैं, लेकिन क्या मतलब आ रहा है, आप इतना सा ध्यान रखो। थोड़ा थोड़ा बातें मैंने बता दी, उसको रिपीट सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और बची है, वो भी मैं बताता हूँ। काइरेप्टेरोफिली, काइरेप्टेरोफिली मतलब चमगादड़ परागण। चमगादड़ इसको बोलते हैं चमगादड़, रात में उड़ते रहते हैं, उल्टे लटके रहते हैं चमगादड़, उनसे भी परागण होता है, उसको बोलते हैं काइरेप्टेरोफिली। ये होता है बनाना केला में, एडनसोन या एक वृक्ष है उसमें होता है। कदम, कदम किससे रिलेटेड है, भगवान श्री कृष्ण से कदम, कदम का पेड़, उसमें भी होता है। तो तीन पेड़ में जो पर परागण होता है वो बेट चमगादड़ से होता है, जिसको बोलते हैं काइरेप्टेरोफिली। दूसरा है ऑर्निथोफिली, ऑर्निथो यानी ऑर्निथिन चक्र पाया जाता है जिनमें, वो कौन है, बर्ड्स, पक्षियों में क्या होता है, ऑर्निथिन साइकिल पाया जाता है, जिससे यूरिया बनता है, ऑर्निथिन एसिड बनता है, ऑर्निथिक एसिड, एक साइकिल चलता है लीवर की भांति, उसमें साइकिल चलता है, उसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिक एसिड बर्ड्स में बनता है, ठीक है, यूरिक एसिड बनता है उसके बाद। तो उसके नाम से ऑर्निथोलॉजी मतलब बर्ड्स का अध्ययन करना, ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड्स द्वारा पर परागण। तो ये भी किसका है, ये भी जूफिली के अंदर ही आता है। तो ये चिड़िया से होता है, मेनली चिड़िया से। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। आपको ऑर्निथोफिली याद रखना, ऑर्निथो शब्द याद रख लेना, आगे के सबसे पता चल जाएगा। कायरोप्टेरा, कायरोप्टेरा किस में आते हैं, कायरोप्टेरा गण होता है एक। ये मेमल्स का 16 मेमल्स में क्या होते हैं, मेमेलिया में 16 ऑर्डर हैं, उनमें कायरोप्टेरा एक चमगादड़ का गण भी है। ठीक है, तो कायरोप्टेरोफिली यानी बेट्स, और एग्जाम्पल मैंने इंपॉर्टेंट निकाल के आपको दे दिए। उसके अलावा ऑर्निथोफिली, इसका मतलब पक्षी द्वारा परागण, विशेषकर चिड़िया से। दूसरा आएगा मिर्मिकोफिली, ठीक है, मिर्मिकोफिली, मिर्मिकोफिली ये होता है टर्माइट से यानी दीमक से या चींटी से, क्योंकि दीमक को भी सफेद चींटी बोलते हैं। टर्माइट या चींटियों द्वारा परागण होता है, उसको बोलते हैं मिर्मिकोफिली। ठीक है, ये होता है खेजड़ी, प्रोसोफिस सिनेनारी, इसको क्या बोलते हैं, खेजड़ी। खेजड़ी में होता है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, प्रोसोफिस सिनेरेरिया इसका नाम है। तो खेजड़ी में परागण टर्माइट ये चींटियों द्वारा होता है। एक होता है अकेशिया यानी बबूल, इसमें भी किसके द्वारा, चींटियों द्वारा। आपने देखा होगा बबूल के पेड़ में बहुत सारी चींटियां होती हैं। लास्ट है मालमेकोफिली यानी घोंगा, मालमेकोफिली, ठीक है,
मालमेकोफिली ये आएगा अपने मोलस्का से संबंधित। मोलस्का में क्या आता है, घोंघा या स्नेल, स्नेल द्वारा परागण होगा तो उसको बोलेंगे मालमेकोफिली। ये होता है क्राइसैंथेमम में, यानी कि गुलदाउदी में। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको निकाल के बता दी। कैसा लगा आपको लेक्चर और क्या समझ में नहीं आया ये बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे बोलो कि सब्सक्राइब करें। ये क्लास ऐसे निरंतर चलती रहेगी। धन्यवाद, सब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।